आज हम PYQ सॉल्व करने वाले हैं जून 2024 BMT 144 न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हमें शो करना है कि म्यू इज इक्वल टू e⁻½ प्लस e⁻⁻½ ये इसके इक्वल होता है या नहीं, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये इसके इक्वल होता है या नहीं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। तो हम लेट करेंगे, लेट म्यू बी मीन ऑपरेटर। मीन ऑपरेटर ही होता है ये, मीन ऑपरेटर एज फॉलोज। और ये किस तरह से डिफाइन होता है, ये होता है म्यू, कोई फंक्शन ले लो एफ के, होता है हाफ ऑफ एफ के प्लस हाफ प्लस एफ के माइनस हाफ, ऐसे डिफाइन होता है म्यू। ठीक है, अब आप इसको जो लिख सकते हो, ये लिख सकते हो e⁻², तो ये होगा e हाफ इज इक्वल टू e⁻² प्लस e⁻² एफ के। ठीक है, तो क्या हो गया, हैंस म्यू इज इक्वल टू हाफ e⁻² प्लस e⁻⁻²। तो क्या ये ट्रू हुआ फॉल्स? फॉल्स हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हाफ नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। और ये इसका डेरिवेशन कि कैसे हो रहा है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, 2 नंबर क्वेश्चन है, सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कहता है कि दी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस of the second method is 0.62। ट्रू है या फॉल्स है, ये क्वेश्चन पूछा गया। मुझे लगता है ये क्वेश्चन 2 नंबर में आना नहीं चाहिए था, लेकिन 2 नंबर ने पूछ दिया तो कोई बात नहीं। इसका आंसर ट्रू फॉल्स में देना है तो देना है, आप पे छोड़ता हूँ। आप इसका आंसर ट्रू या फॉल्स कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे आए हुए हैं, जो देख रहे हैं, पहले अपनी अटेंडेंस आइए, सब्सक्राइब कीजिए, अटेंडेंस कीजिए, दीजिए अपनी, दे दिया अटेंडेंस। ठीक है, अब इसकी जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है ना, वो चेक करने के लिए आपको इसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस सेकंड मेथड की फाइंड करनी ही पड़ेगी। उसके बाद देखना पड़ेगा 0.62 है या नहीं है। तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं इसका पूरा डेरिवेशन दूंगा आपको कि एक्चुअली ये हो कैसे रहा है। और ये ट्रू फॉल्स जो है वो आपको जब डेरिवेशन दूंगा और उसका जो असली ओरिजिनल निकलेगा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्योंकि मुझे लगता है अगर जून 2024 में इसने ट्रू फॉल्स में पूछा है ना, हो सकता है को क्वेश्चन ऐसा पूछ दे, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस या डिफाइन या फाइंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सेकंड मेथड, और ये 5 नंबर पूछ सकता है क्योंकि उसका डेरिवेशन लंबा है, 2-2.5 पेज की है, तो पूछ सकता है वो। इसलिए इसका डेरिवेशन मैं कल दूंगा, क्योंकि आज मैं बाकी क्वेश्चन करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ मैं इसका डेरिवेशन करवा दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी खींच जाएगी। ठीक है, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके अकॉर्डिंग ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ H is the step length, then del minus nebula x square is equal to 2h। सॉल्यूशन ट्रू है या फॉल्स? हम डेल माइनस नेबुला निकाल के देख लेते हैं, किसकी? तो एक्स स्क्वायर की। कल मैंने नेबुला का बताया था, डेल का बताया था, नेबुला का भी देखते हैं। तो सबसे पहले डेल एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये क्या होता है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। नेबुला क्या होता है? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स
माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। कहाँ गया, हाँ, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, डेल माइनस नाबला एक्स स्क्वायर निकालना है। तो मतलब क्या निकालना है, डेल एक्स स्क्वायर माइनस नावला एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करना है। तो डेल एक्स स्क्वायर पहले फाइंड करते हैं हम। तो क्या होगा, डेल ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा ये एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो माइनस का माइनस एज इट इज, फंक्शन है तो फंक्शन एज इट इज। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा 2h प्लस एच स्क्वायर। अब नावला एक्स स्क्वायर निकालेंगे। फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वह पुट कर दो फंक्शन की, तो होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर। तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2h माइनस एच स्क्वायर, ये आपस में गया तो बचा क्या 2h माइनस एच स्क्वायर, ये है। तो डेल एक्स स्क्वायर माइनस नावला एक्स स्क्वायर क्या हुआ 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस एच स्क्वायर। तो 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर। सही है, कैलकुलेशन देखते रहिएगा सब, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए मेरे से। तो ये हो गया 2h स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये 2h की इक्वल नहीं है, 2h स्क्वायर की इक्वल है। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इसका फॉर्मूला यूज़ किया और फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर था, इसको अप्लाई किया, डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया सॉल्व करने में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, वो है 5x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 34, 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 12, 10x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -4। तो कह रहा है कि जो मैट्रिक्स बनेगा, द मैट्रिक्स इज डायगोनली डोमिनेंट। ट्रू फॉल्स का आंसर है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायगोनली डोमिनेंट होता क्या है। तो डेफिनेशन लिखते हैं हम डायगोनली डोमिनेंट की। पहले हम ये समझेंगे कि डायगोनली डोमिनेंट क्या है, फिर आप लोग खुद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is diagonally dominant if mod AI greater than equal to summation j is equal to 1 to n AI j। और यहाँ पर ऑब्वियस है कि I is not equal to j। I कहाँ से कहाँ है, 1 2 3 से n। ठीक है, साथ में क्या है, साथ में ये भी कंडीशन है कि फॉर ऑल रोज एट लीस्ट वन रो बीइंग स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। मतलब क्या है, दैट इज mod AI strictly greater than summation j is equal to 1 n j is not I is not equal to j AI j
फॉर एट लीस्ट वन आई। मतलब पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये सेटिस्फाई होना चाहिए, एटलीस्ट एक रो के लिए तो होना ही चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एग्जाम्पल से समझते हैं। हो सकता है डेफिनेशन आपको दिख रहा हो कि यार ये क्या है, ये कुछ नहीं है। डायगोनल डोमिनेंट के लिए एक ये है, दूसरा ये है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम उससे समझते हैं। ये तो आपको लोग थोड़ा डर लग रहा होगा, तो कोई नहीं, क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक है, डायगोनल डोमिनेंट पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। ठीक, क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कोई मैट्रिक्स लिया है, कौन सा मैट्रिक्स लेना है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स, 14 3 2 1 और -4 3 4 5 11। ये 3x3 की मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, पहले हमें क्या निकालना है? पहला आई, तो ये है आपका फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो पहले आई इक्वल टू 1 के लिए निकालते हैं हम। ठीक है, तो आई इक्वल टू 1 के लिए क्या निकालना है? पहले ये निकालना है ए आई आई। तो ए आई आई क्या होता है? आई इक्वल टू 1 के लिए क्या हुआ? ए आई आई 1 1 हुआ, तो मॉड ए 1 1। ये क्या आया? ये है हमारा 1 1 ए 1 2 ए 1 3। ऐसे जनरल मैट्रिक्स तो ऐसे ही होता है ना, ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3। 3x3 की मैट्रिक्स की तो ऐसे ही होता है, आप इससे कंपेयर करते चलिए। ठीक है, ए 1 1 क्या है हमारे पास? 14। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि जो आई जे के इक्वल नहीं है उनसे ग्रेटर होना चाहिए। तो ए 1 2 आई क्या है यहाँ पे? 1 और जे क्या है? 2। आई है 1, जे है 3। तो इस दोनों के समीशन से बड़ा होना चाहिए ये। तो ए 1 2 प्लस ए 1 3, तो ये क्या हुआ? 3 + 2 = 5। क्या इससे ये बड़ा है या नहीं है? बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल है, बड़ा है। अब ये 14, ये 5। ठीक है, अब दूसरा क्या निकालना है? अब आई हमारे पास कितने हैं? 1 2 3। 3x3 का है तो 3 रो है हमारे पास। तो आई इक्वल टू 2 के लिए भी फाइंड करेंगे। तो क्या फाइंड करना है? A21 या A22? A22। क्यों? क्योंकि ए आई आई है, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा A22। अब देखो A22 क्या है इसमें, यहाँ से देखो -4। तो -4 क्या होगा यहाँ पे? 4 हो जाए, क्योंकि मॉड है। ठीक है, अब ए आई जी निकालना है, तो वो क्या होगा? A21 + A23, क्योंकि 2 2 हमने निकाल लिया और यहाँ पे कंडीशन है आई इज नॉट इक्वल टू जे वाला लेना है। तो बचा ये और ये, तो क्या होगा? 1 + 3 = 4। ये हो क्या हो गया? इक्वल हो गया, तो ग्रेटर देन इक्वल हम लिख सकते हैं। अब थर्ड रो के लिए देखो, A33 क्या है? 11 और A31 + A32 ये क्या है? 4 + 5 = 9। ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, पहला कंडीशन तो ये तीनों फुलफिल कर गया। अब मुझे इतना बता दो कि क्या दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? क्या कह रहा है? एटलीस्ट 1 आई, मतलब इस 3 रो में से कम कोई एक रो ऐसा जरूर मिलना चाहिए जिसपे ये कंडीशन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होल्ड हो जाए। इक्वलिटी यहाँ है, यहाँ पे कह रहे हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए। ये देखो 11 जो है 9 से स्ट्रिक्टली बड़ा होता है, 14 जो है ये 5 से स्ट्रिक्टली बड़ा होता है। ये इक्वल है 4 4, लेकिन हमें कितने मिल गए? 2 मिल गए, एक नहीं 2 मिला। तो क्या हो गया? डायगोनली डोमिनेंट। क्या हो गया ये? डायगोनली डोमिनेंट। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं।
अगर हम देखते हैं कि ये डायगोनली डोमिनेंट है कि नहीं है, तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा? मैट्रिक्स को ऐसा बनेगा 5 1 2 0 4 -3 10 -2 1, कुछ ऐसा मैट्रिक्स हमारा बना। अब इसका क्या क्या निकालना है हमें? पहले i = 1, क्योंकि 3 × 3 की मैट्रिक्स है ये भी। i = 2 और i = 3 के लिए निकालना है। तो फर्स्ट क्या निकलेगा? a 1 1, क्या है हमारे पास? 5। दूसरा क्या निकालना? a 1 2 प्लस a 1 3, क्या है? 1 + 2 = 3। ये बड़ा है इससे, > लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सही है सब? सही है। अब देखो a 2 2 या 2 1, बिल्कुल 2 2। 4, यहाँ पे क्या होगा? a 2 1 प्लस a 2 3, बहुत बढ़िया। 0 प्लस mod -3 = 0 प्लस 3 = 3, ये भी > है। तीसरा क्या निकालेंगे? a 3 3, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये आया की कंडीशन होती है, वह है 1 a 3 1 प्लस a 3 2। 3 1 क्या है? 10 प्लस -2 = 10 प्लस 2 = 12। लेकिन ये तो <= हो गया, ये तो स्ट्रिक्टली लेस देन, क्योंकि 1 है, ये 12 है। तो हमारा पहला कंडीशन क्या था कि ai जो है वो > होगा समीशन i = 1 i ≠ j to n aij i = 1 to n। ये ऐसा होना था, लेकिन ये क्या आया? ये तो इसका अपोजिट आ गया। तो यहाँ पे पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुआ, तो हम दूसरा क्या देखेंगे? तो क्या हुआ? नॉट डायगोनली डोमिनेंट। नॉट डायगोनली डोमिनेंट मतलब आंसर क्या है? फॉल्स। क्या है? फॉल्स। क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या किया गया? एक न्यूमेरिकली मेथड दिया गया और बोला कि बताओ वो रिलेटिवली स्टेबल है या नहीं, मतलब। और न्यूमेरिकल मेथड क्या है? वो है सेकेंड ऑर्डर। क्वेश्चन था yn + 1 1 प्लस λh प्लस λ² h² yn λ > 0 n > 0 इज रिलेटिवली स्टेबल। ट्रू फॉल्स बताना है कि ये रिलेटिवली स्टेबल। ये जो है ना, ये सेकेंड ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर है, अब इसका हमें रिलेटिवली स्टेबल बताना है। ये हमें न्यूमेरिकल मेथड लेके दिया है, तो रिलेटिवली स्टेबल बताने के लिए हमें पता तो हो कि रिलेटिवली स्टेबल होता क्या है। तो रिलेटिवली स्टेबल का डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन होता है अ न्यूमेरिकल मेथड इज सेड टू बी, इसे कहते हैं सेड टू बी relatively stable if mod e of lambda h less than equal to e raised to power lambda h, lambda greater than 0। ये रिलेटिवली स्टेबल का डेफिनेशन होता है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करने के लिए ये दिखाना पड़ेगा। अब इसको दिखाएंगे, अगर ऐसा फुलफिल हो गया तो रिलेटिवली स्टेबल हो जाएगा। तो हमें पहले इसका स्टेबिलिटी इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्टेबिलिटी इंटरवल। वो इंटरवल जब यहाँ पे डाल के देखेंगे तो क्या रिजल्ट मिलता है, हमें उससे पता चलेगा रिलेटिवली स्टेबल है या फिर वो नहीं है। हम क्या फाइंड करेंगे? हाँ, स्टेबिलिटी इंटरवल। तो स्टेबिलिटी इंटरवल निकालने के लिए स्टेबिलिटी की जो होती है वो डेफिनेशन होती है ई लैम्डा एच <= 1, ठीक है। तो ई लैम्डा एच क्या है? ये है हमारे पास ई लैम्डा एच।
मॉड लगाओ 1 प्लस लैम्डा एच प्लस लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2 लेस देन इक्वल टू 1। ये स्टेबिलिटी का डेफिनेशन होता है, ठीक है। रिलेटिव स्टेबिलिटी का ये डेफिनेशन होता है, स्टेबिलिटी में लेस देन इक्वल टू 1 होता है। हम इससे इंटरवल फाइंड करेंगे लैम्डा एच की, और लैम्डा एच के इंटरवल से हमें पता चल जाएगा कि ये इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्या होगा, -1 लेस देन इक्वल टू लैम्डा एच 1 प्लस लैम्डा एच प्लस लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2 लेस देन इक्वल टू 1। तो -2 लेस देन इक्वल टू लैम्डा एच प्लस लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो राइट इनइक्वालिटी से अगर देखें तो क्या होगा, लैम्डा एच प्लस लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो कॉमन लोगे तो 1 प्लस लैम्डा एच अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो लैम्डा एच लेस देन इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस लैम्डा एच बाई 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकला, लैम्डा एच ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो कंबाइन करने पे क्या आ गया, -2 लेस देन इक्वल टू लैम्डा एच लेस देन इक्वल टू 0। ये आपका इंटरवल है, क्या है, ये आपका इंटरवल है। अब देख रहे हो लैम्डा एच कहाँ से कहाँ जा रहा है, -2 से 0 पे। तो ऑब्वियसली ये दिख रहा है ना, ये इसको फॉलो कर जा रहा है। दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर न्यूमेरिकल मेथड इज रिलेटिवली स्टेबल। तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा है, वो है डायगोनली डोमिनेंट, रिलेटिवली स्टेबल, बैकवर्ड फॉरवर्ड, मीन ऑपरेटर। सेकेंड मेथड का कन्वर्जेंस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में उसका पूरा पूरा प्रूफ हम पढ़ेंगे। और उसके बाद लंग्राजेस जो डिफरेंशिएशन है, लंग्राजेस इंटरपोलेशन जो है, या फिर लंग्राजेस इंटरपोलेशन जो यूज़ होता है इंटीग्रेशन के लिए, हम उसके बारे में भी उस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।